हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। आपकी तैयारी आपने स्टार्ट कर दिया होगा, क्योंकि तैयारी तो अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। अगर अभी से स्टार्ट नहीं करेंगे तो आगे फिर क्या होगा, आपके लिए टाइम कम बचेगा और कम टाइम में क्या होता है, जल्दी का काम शैतान का होता है भाई। तो अभी से आप लोग जुड़ जाइए, जो भी बच्चे कक्षा 10 के हैं, जो भी बच्चे 2026 में अपना बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे। यूपी बोर्ड हाई स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं स्टूडेंट्स। कक्षा 10 की विज्ञान की जो क्लास है आपकी, आज हमारी चौथी क्लास होगी। 3 क्लास हमने इसके पहले ले लिया है। आपका चैप्टर नंबर 9 हमने स्टार्ट किया हुआ है। पहले हम लोग चैप्टर नंबर 9 से स्टार्ट किए हैं। पहले पूरा हम लोग प्रकाश वाला चैप्टर, लाइट वाला चैप्टर जो है उसको फिनिश करेंगे। उसके बाद हम लोग विद्युत धारा पे आएंगे, उसको फिनिश करेंगे। फिर हम लोग उसके बाद केमिस्ट्री की तरफ चलेंगे। उसके बाद बायोलॉजी पढ़ करके हम लोग खत्म कर लेंगे। तो ये हमारा मोटी मोटा टारगेट होगा स्टूडेंट्स, कम से कम मान के चलिए दिसंबर 2025 लास्ट तक, यानी दिसंबर तक हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा विथ रिवीजन। उसके बाद आपको आपको प्रॉपर रिवीजन करना है, बस रिवीजन करना है। रिवीजन आपने जितना ज़्यादा कर लिया, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करोगे उतना ही आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हो। 100% श्योरिटी है कि अगर आपने क्लास को रेगुलर किया है और रेगुलर नोट्स बनाया है और रिवीजन करेंगे तो 90+ नंबर आपके रखे हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए कल का हमारा जो टॉपिक था, कल हमने बताया था आपको समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण के बारे में हमने बताने के बाद उसके बाद बताया था गोली दर्पण क्या होता है। गोली दर्पण में हमने आपको अवतल के बारे में और उत्तल के बारे में अवगत कराया था। अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, हमने इसके बारे में आपको बताया था। ठीक है, एक बार हम लोग फास्ट रिवीजन करेंगे। उसके बाद फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, आगे बढ़ेंगे। आज जो हमारा टॉपिक चलेगा, आज हमारा होगा गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा हमारा रिलेशन, जो होगा हमारा एफ यानी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो हमारा रिलेशन होता है, वो रिलेशन हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ से आज की क्लास से आपके मान के चलिए स्टूडेंट्स 5 से 7 क्वेश्चन, आपके 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन जो होंगे आपके क्लियर होंगे। चलिए एक बार मैं जल्दी से रिवाइज करता हूँ कल की क्लास को, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, हमने बताया था आपको समतल दर्पण के बारे में। तो समतल दर्पण क्या होता है जरा देखेंगे एक बार। हमने आपको बताया था स्टूडेंट्स, समतल दर्पण, प्लेन मिरर की बात करते हैं तो समतल दर्पण में हमने क्या बताया था स्टूडेंट्स, कि अगर हमारा कोई क्या है स्टूडेंट्स, एक समतल कांच की कोई प्लेट है, कांच की कोई प्लेट है, क्या दर्पण के काम करेगा? नहीं सर, जब तक हम इसको क्या करेंगे, लेप नहीं लगाएंगे इसके ऊपर। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, लेप लगा देंगे। ये हमारा क्या काम करने लगेगा, दर्पण की तरह काम करने लगेगा। ये हो जाएगा हमारा समतल दर्पण। अगर इसका पृष्ठ हमारा क्या है, समतली है, तो समतल दर्पण। अगर ऊपर पृष्ठ हमारा गोली होगा तो गोली दर्पण हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो तो हमने बताया था स्टूडेंट्स यहाँ पे कि समतल दर्पण में कि ये हमारा क्या है, कलई किया गया पृष्ठ है, कलई किया गया पृष्ठ, कलई किया गया पृष्ठ। और यहां पे ये हमारा क्या होगा, परावर्तक पृष्ठ होगा, परावर्तक पृष्ठ होगा। यहां पे हमने बताया था स्टूडेंट्स आपको कि जैसे मान लो यहां पे कोई क्या है, हम किसी को रख देते हैं। चलो हमने क्या किया, यहाँ पे एक वस्तु रख दिया हमने, एक वस्तु को हमने रख दिया। मान लो इसको हमारा वस्तु ऑब्जेक्ट ओ है। तो जितनी दूरी पे हम समतल दर्पण से जितनी दूरी पे हम वस्तु को रखते हैं, उतनी ही दूरी पे हमारा दर्पण के पीछे क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। ये बात आपको जानने वाली है। यानी कि समतल दर्पण के सामने हम लोग जितनी दूरी पे वस्तु को रखेंगे, दर्पण के पीछे यानी समतल दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पे वस्तु हमारा बनेगा। ये आपको ध्यान देना है। आपको 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था पिछली बार, इसलिए ये बताना जरूरी था स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। यानी कि आप समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पे आप अपने चेहरे को रखेंगे, उतना ही दूरी पे यानी दर्पण के पीछे आपका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मान लीजिए सपोज दैट, मान लीजिए मैंने कहा कि ये इनके बीच की दूरी यक्स है, यानी कि ये जो दर्पण है, दर्पण से हमारा इस वस्तु के बीच की दूरी जो हमने है यक्स मान लिया है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि ये इमेज होगा, यहाँ पे जो इमेज हमारा होगा, ये दर्पण से कितनी दूरी पे होगा, यक्स ही दूरी पे होगा, यानी कि सेम दूरी पे होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा था कि अगर मान लीजिए कोई वस्तु हमारा समतल दर्पण से x दूरी पे है, अब x कुछ भी हो सकता है, 5, 10, 15 कुछ भी हो सकता है। तो x मान लीजिए हमारा 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है। हमने सपोज कर लिया कि ये x जो हमारा है, मतलब ये जो वस्तु हमारा है 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो हमारा प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा, तो दर्पण के पीछे 5 सेंटीमीटर की दूरी पे ही बनेगा। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स, क्लियर है? चलो अगर मान लो दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि हमारा
वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी बताइए। आप क्या करिए भाई, हमें वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी बताइए। यानी एक समतल दर्पण के सामने एक वस्तु को हमने 5 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है, तो आप हमें बनने वाले प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी बताइए। तो आपको ये दूरी और प्लस ये दूरी, दोनों दूरी जोड़ के बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 और 5 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछेगा आप इसको ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। चलो, 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा था इसलिए बता दिया हमने। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन पूछा था, दूसरा एमसीक्यू क्या था कि इससे बनने वाले प्रतिबिंब, यानी कि समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमारा कैसा होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, हमेशा कैसा होगा स्टूडेंट्स, सीधा होगा। यानी कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब जो होगा स्टूडेंट्स हमेशा कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। आप शीशे में चेहरा देखते हैं तो आपका चेहरा सीधा दिखाई देता है, उल्टा तो दिखाई देता नहीं है। कैसा होगा, सीधा होगा। सीधा होने के साथ साथ क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा भैया, बराबर होगा। सीधा होगा, बराबर होगा। और क्या होगा भैया, दर्पण के उस तरफ बन रहा है इसलिए क्या होगा, आभासी होगा। क्या होगा, आभासी होगा। और एक पॉइंट और लिखिएगा कि पार्सली क्या होगा, उल्टा होगा। पार्सली उल्टा होगा, यानी कि पार्श्व उल्टा होगा। और पार्श्व उल्टा क्या होता है, हमने आपको कल बताया था। यानी कि लेफ्ट वाला राइट में दिखता है और राइट वाला लेफ्ट में दिखता है। तो ये जो बात है आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे आपका जो आवर्धन होगा वो +1 के बराबर होगा। ये आवर्धन आपको आगे अभी समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से 2 पॉइंट आप लोग नोट करिएगा कि हमारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है। बात समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं। पार्श्व उल्टा बनता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलो, अगर मान लो सपोज दैट मैं कहूं कि ये जो हमारा वस्तु है, दर्पण से हमारा वस्तु है, अगर हम इसको आगे पीछे खसकाएंगे, मान लो हमने इसको पीछे खसका दिया, तो ये जितनी दूरी पे पीछे खसकाएंगे उतना ही दूरी पे हमारा प्रतिबिंब भी क्या होगा, पीछे की तरफ खसक जाएगा। ये बात आपको ध्यान देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक, अगला हमने क्या बताया था कल आपको, हमने बताया था गोली दर्पण के बारे में। क्या बताया था भैया, गोली दर्पण के बारे में। गोली दर्पण में हमने क्या बताया था आपको कि दो प्रकार के दर्पण होंगे हमारे। एक हमारा क्या होगा भैया, एक हमारा होगा अवतल दर्पण और दूसरा होगा हमारा उत्तल दर्पण। गोली दर्पण में हमने आपको बताया था स्टूडेंट्स, एक होगा हमारा अवतल दर्पण, एक हमारा होगा अवतल दर्पण और दूसरा क्या होगा हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण हमने बताया था। अब अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है, हमने इसको आपको डिफिनीशन के माध्यम से बताया था। तो चलिए एक बार देखते हैं हम लोग अवतल दर्पण क्या है, फिर देखते हैं उत्तल दर्पण क्या है। यहां से देखिए अवतल दर्पण की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो जो अवतल दर्पण होता है हमारा, हमने यही बताया था कि जो दर्पण होता है हमारा 2 प्रकार का होता है। अगर हमने बाहर की तरफ कलई कर दिया, कहाँ कलई कर दिया भैया, बाहर की तरफ कलई कर दिया, यानी कि हमारा परावर्तन क्या होगा, अगर हमारा परावर्तन यानी कि परावर्तन तल जो होगा वो अंदर की तरफ होगा, यानी कि झुका क्या होगा, हमारा परावर्तन दबे हुए तल से होगा, तो उसको हम बोलेंगे अवतल दर्पण। और अगर हमारा परावर्तन उभरे हुए तल से होता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है भैया, बात समझ में आ रही है। चलो, तो यहां से देखो क्या होता है कि जब मान लो सपोज दैट हम यहां से प्रकाश की किरण भेजेंगे, ऐसे करके प्रकाश की किरण हम क्या करेंगे, भेजेंगे, तो प्रकाश की किरण क्या होगा स्टूडेंट्स, जब यहां से परावर्तक तल से टकराएगा, अवतल दर्पण से टकराएगा, तो ये क्या होगा, अंदर की तरफ क्या होगा, झुक जाएगा, अंदर की तरफ मुड़ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो सपोज दैट मैंने यहां से भेज दिया तो भी ये क्या होगा, अंदर की तरफ झुक जाएगा। तो ये जो हमारा दर्पण होता है स्टूडेंट्स, अवतल दर्पण जो हमारा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये किरणों को क्या कर रहा है, एक जगह पे इकट्ठा कर रहा है। क्या कर रहा है, एक जगह पे इकट्ठा कर रहा है। तो एक जगह पे इकट्ठा करने की वजह से हम लोग इसको अवतल दर्पण को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, अभिसारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, अभिसारी। यानी कि अवतल दर्पण को हम लोग दूसरा नाम भी जानते हैं, दूसरे नाम से क्या जानते हैं, अभिसारी। क्या बोलते हैं भैया, अभिसारी। ये भी नाम आपसे पूछता है तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, अभिसारी दर्पण। यानी कहेगा आपसे 1 नंबर के क्वेश्चन में कि अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे अवतल दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, अभिसारी दर्पण कहते हैं। अच्छा, बात करते हैं हम लोग उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है भैया, ये जो होता है हमारा प्रकाश की किरणों को क्या करता है, बिखेरता है, यानी कि फैलाने का काम करता है। क्या करता है, फैलाने की काम करता है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा अभिसारी हो गया। और दूसरा वाला हमारा क्या होता है, अपसारी होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, अपसारी होता है। तो इस नाम को आप लोग ध्यान दीजिएगा,
अभिसारी दर्पण और अपसारी, अभिसारी और अपसारी। यहां पे क्या होगा भैया, अपसारी। बोलो जी, बात क्लियर हुआ? अभिसारी और अपसारी दोनों में डिफरेंस समझ में आया? अभिसारी जो होता है वो प्रकाश किरणों को क्या करता है, एक बिंदु पे फोकस करता है, और अपसारी जो होता है, अपसारी जो होता है नीचे वाला, वो हमारा उत्तल दर्पण को कहते हैं, वो हमारा प्रकाश किरणों को बिखेरने का काम करता है, यानी फैलाने का काम करता है। बात समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। हमने इसके बारे में आपको बताया था, अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, हमने इसके बारे में आपको बता दिया था। अब हम बता रहे थे कि गोलीय दर्पण से संबंधित क्या क्या परिभाषाएं थी, उसके बारे में हम लोग देख रहे थे, कौन कौन से टर्म थे हमारे, उसके बारे में देख रहे थे। तो हमने पहला क्या बताया था, पहला टर्म हमारा क्या था, ध्रुव, दर्पण का ध्रुव। हमने पहला टर्म डिफाइन किया था आपके पास, पहला टर्म डिफाइन किया था हमने, दर्पण का ध्रुव। बोलो भैया, हमने पहला टर्म दर्पण का ध्रुव डिसाइड बताया था। और दूसरा टर्म हमारा क्या था, दूसरा टर्म हमारा क्या था, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र था, वक्रता त्रिज्या नहीं था। आज हम लोग पढ़ेंगे वक्रता त्रिज्या के बारे में। दूसरा टर्म हमारा क्या था, वक्रता केंद्र था। हमने ये चीजें आपको बताई थी, ठीक है स्टूडेंट्स, किसी को कोई दिक्कत? हमने वक्रता केंद्र के बारे में बताया था आपको कि वक्रता केंद्र क्या होता है। तो गोली दर्पण हमारा, गोली दर्पण हमारा जिस भी खोखले गोले का काटा गया भाग होता है, उस खोखले गोले का जो केंद्र होता है वही हमारा क्या कहलाता है, गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आ रही है? चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हमने क्या बताया था, आगे हमने बताया था स्टूडेंट्स दर्पण के ध्रुव के बारे में, कि दर्पण का ध्रुव क्या था हमारा, ये जो हमारा P था, यानी कि जो हमारा पृष्ठ था हमारा, जो हमारा दर्पण का ये जो पृष्ठ था, इसका जो मध्य बिंदु था हमारा, वही क्या था, यानी कि परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसको हम लोग P से लिखते हैं। किससे लिखते हैं स्टूडेंट्स, P से लिखते हैं। और वक्रता केंद्र को हम लोग किससे लिखते हैं, C से लिखते हैं। जैसे ये हमारा क्या था, वक्रता केंद्र था। बोलो जी, ये बात क्लियर है? P और C के बारे में हम लोगों ने देख लिया था। अब हमें देखना है क्या, वक्रता त्रिज्या के बारे में। C हमारा क्या होगा, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। यहां से स्टूडेंट्स जो पॉइंट हम लोग आप लोग को लिखवा रहे हैं, यहां से आपको एग्जाम में पूछता है, आपसे कह देगा कि आप अति लघुत्तरी प्रश्न में कहेगा कि निम्नलिखित को डिफाइन करिए। कोई भी एक या दो दे देगा आपको, उनमें से आपको उसको डिफाइन करना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो हमें क्या देखना था, वक्रता केंद्र हमने देख लिया था। अब हम देखेंगे वक्रता त्रिज्या के बारे में, कि वक्रता त्रिज्या क्या होता है। ठीक है, चलो जी, क्वेश्चन आपसे कैसे करेगा, कहेगा कि निम्नलिखित को डिफाइन करिए। एक या दो पॉइंट दे देगा आपको, कोई भी दो पॉइंट दे सकता है। तो जो पिछली बार एग्जाम में पॉइंट दिया था, हम उस पॉइंट को आपको बताते हैं कि क्या दिया था। ठीक है, अब बात करें हम लोग वक्रता त्रिज्या की। तो वक्रता त्रिज्या होता क्या हमारा, तो गोली दर्पण का परावर्तक, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का काटा गया भाग होता है, जिस खोखले का गोले का काटा गया भाग होता है, उस गोले की जो त्रिज्या होती है, उसी त्रिज्या को हम क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। एक बार आप फिगर बनाएंगे, एक बार आप फिगर बनाएंगे भैया। चलो जी, ये हमारा क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया। आप उत्तल दर्पण भी बना सकते हैं। आप अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों में से किसी को बना सकते हैं। तो देखो जी, तो गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, यानी कि ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है, जिस भी खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। ठीक है, जिस भी खोखले गोले का काटा गया भाग होता है, तो उस गोले की त्रिज्या को, तो यहाँ पे क्या था हमारा, यहाँ पे हमारा था स्टूडेंट C, इस गोले का केंद्र था। जिस गोले से काटा गया था, हमने आपको बताया था कि ये हमारा क्या था, ये हमारा P था, और ये हमारा क्या था, C था। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो त्रिज्या होगी, यानी इस पूरे खोखले गोले की, यानी जिसे काटा गया हमारा है, उसकी जो त्रिज्या होगी, वही त्रिज्या हमारी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यही होगी ना इसकी त्रिज्या, बोलो जी स्टूडेंट्स, यही होगी ना, पूरे खोखले गोले की त्रिज्या हमारी यही होगी। तो इसी को हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो आप एक लाइन लिखेंगे, इसी को हम बोलेंगे वक्रता त्रिज्या।
यानी कि जो बात हमने बोला है उसी बात को आपको लिखना है। आप ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट्स तभी आपको नंबर मिलेगा। वक्रता त्रिज्या, तो क्या आप लिखेंगे, गोली दर्पण का आप क्या लिखेंगे कि गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ। आप देखेंगे सब में कॉमन है, सब में स्टार्ट हम यहीं से कर रहे हैं, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ। तो ये एक कॉमन पॉइंट, आप उसको पकड़ लीजिए और बाकी आपके दिमाग में है सारी चीज आप लिख सकते हैं। गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का जिस खोखले गोले का काटा गया भाग होता है, यानी जिस खोखले गोले का भाग होता है जिस खोखले गोले का भाग होता है, यानी कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को क्या कहते हैं कामा, उस गोले की त्रिज्या को, उस गोले की उस गोले की त्रिज्या को उस गोले की त्रिज्या को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी उस गोले की त्रिज्या को हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या को हम देखिएगा पूरे जहां जहां हम अगर आर लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। यानी वक्रता त्रिज्या को हम आर से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, वक्रता त्रिज्या को हम आर से लिखते हैं। वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, कैपिटल आर से लिखते हैं, आर से लिखते हैं या प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। यानी कि जो वक्रता त्रिज्या होगी हमारा, हम उसको कैपिटल आर से प्रदर्शित करेंगे, यानी कैपिटल आर से लिखेंगे। ये बात समझ में आ रही है आपको, बोलो जी। यानी ये हमारा सी है सर जी, ये हमारा क्या है, पी है। तो यहाँ सी से पी के बीच की जो दूरी होगी वही हमारा क्या होगा, वक्रता त्रिज्या होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, इसके आगे वाला पॉइंट हमारा क्या हो गया, मुख्य अक्ष क्या होता है। ठीक है, मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। ठीक है, चलो चौथा पॉइंट क्या होगा हमारा, डी नंबर का, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष का मतलब क्या है भैया, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ठीक है। तो गोलीय दर्पण का गोली दर्पण जो था आपका, आपने सी के बारे में देखा, आपने पी के बारे में देखा। ठीक है, तो सी और पी को मिलाने वाली जो रेखा होती है वही हमारा क्या होता है, मुख्य अक्ष होता है। क्या होता है भैया, मुख्य अक्ष होता है। सिंपल सी बात है, मुख्य अक्ष का मतलब क्या है, सी और पी को मिलाने वाली रेखा। तो आप कोई सा भी दर्पण बना सकते हो, मैं बार बार कह रहा हूं, कोई सा भी दर्पण आप बना के दिखा सकते हो आपके पास, मतलब आप दोनों दर्पण बनाइएगा। चलो दोनों दर्पण मैं भी बना देता हूं। ये देखो, ये मैंने कहा सर जी, ये हमारा दर्पण हो गया अवतल दर्पण। चलो जी, ये हमारा क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया। तो आपने जानता कि सर यहाँ पे क्या आता है, पी हमारा है। आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे पी है, यहाँ पे पी हमारा, और यहाँ पे क्या है सर जी, सी है। तो ये जो हमारा पी है और ये जो हमारा सी है, यानी दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र सी, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र सी को मिलाने वाली ये जो रेखा होती है ना भैया, ये जो लंबवत रेखा जा रही है ना, ये जो रेखा होती है, इसी रेखा को हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, मुख्य अक्ष बोलते हैं। बात समझ में आ रही है, क्या बोलते हैं इसको, मुख्य अक्ष बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। आप हमने जो अभी बोला आप उसी चीज को लिख दीजिए, यानी गोली दर्पण के ध्रुव से,
गोलीय दर्पण गोली दर्पण के ध्रुव, ध्रुव का मतलब पी, गोली दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र क्या होगा आपका, सी होगा। वक्रता केंद्र सी के बीच खींची गई जो रेखा होती है, वक्रता केंद्र सी यानी कि पी और सी को मिलाने वाली रेखा, पी और सी को मिलाने वाली रेखा को मिलाने वाली रेखा को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं भैया, मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। बात समझ में आ रही है। ये छोटे छोटे टर्म हैं स्टूडेंट्स, आपको ये आपके 1 से 2 नंबर के अति लघुत्तरी प्रश्न में पूछता है। टर्न डिफाइन करिए, क्या कहेगा कि निम्नलिखित में को डिफाइन करिए, तो आपको ऐसे ही 1 या 2 दे देगा। जैसे मुख्य अक्ष को डिफाइन करिए, अभी फोकस दूरी क्या होता है डिफाइन करिए, ये चीज़ बताऊंगा आपको। तो यही चीज़ें आपसे क्या करती है, क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अगला हमारा क्या होगा, डी हो गया। हम अगला बताते हैं ई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, हमारा ई नंबर का सवाल। चलो जी ई वाला क्या, दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक। ये सर दर्पण का द्वारक क्या होता है, द्वारक का मतलब क्या है सर जी, दर्पण का द्वारक, द्वारक कहने का मतलब क्या, सिंपल सा समझो, अभी समझ जाओगे दर्पण का द्वारक क्या होता है। देखो यानी कि गोलीय दर्पण का यानी कि जो हमारा परावर्तक पृष्ठ होता है, यानी कि जो परावर्तक पृष्ठ है इसका जो व्यास होता है, इसके व्यास को हम क्या कहते हैं, गोली दर्पण का, गोली दर्पण का द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं, गोली दर्पण का द्वारक कहते हैं। यानी कि गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका मतलब क्या समझो, इसका मतलब है कि ये जो हमारा परावर्तक पृष्ठ होता है, इनके बीच की जो दूरी है, ये वाला हमारा, ये जो दूरी है इनके बीच की, उसी को हम क्या बोलते हैं भैया, उसी को हम बोलते हैं दर्पण का द्वारक। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, दर्पण का द्वारक बोलते हैं। ठीक है, चलो जी यानी हम इसको अगर यम कह देते हैं और इसको हम क्या कह देते हैं, यम डैश कह देते हैं, तो यम और यम डैश जो होता है हमारा, उसी को हम क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, दर्पण का द्वारक बोलते हैं। जैसे हमने इसको इधर बनाया, अवतल दर्पण बनाया, आप उत्तल दर्पण भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अवतल दर्पण, ठीक है भैया। तो ये हमारा जो यम और यम डैश होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक बोलते हैं। किसको, इसी को, यही क्या हमारा द्वारक है, द्वारपाल है, द्वारक करने का मतलब द्वारपाल है हमारा। ठीक है, तो आप लिखोगे क्या, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, यानी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ मतलब क्या भैया, यही तो बात कर रहे हैं, यही तो है परावर्तक पृष्ठ हमारा, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को, परावर्तक पृष्ठ के व्यास को, व्यास, व्यास को, व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। यानी क्या कहते हैं भैया, दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसको हम किस लिखते हैं, तो यानी कि यहाँ पे जो हमारा यम और यम डैश है हमारा, यम वन लिखे कि यम डैश लिखे, यम वन यम टू लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है।
बार बार M1 M2 नाम आ रहा है तो M1 M2 लिख दो। M1 M2 को हम क्या कहते हैं भैया, दर्पण का द्वारक कहते हैं। यानी कि M1 और M2 जो होता है हमारा, यही क्या है, द्वारक है। बोलो जी, बात समझ में आई। दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं भैया, तो जो गोली पृष्ठ हमारा होता है, जो हमारा गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ है, उसकी व्यास को हम क्या कहते हैं भैया, दर्पण का द्वारक कहते हैं, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो यही टर्म आपको डिफाइन करने के लिए पिछली बार पूछा गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, कि गोली दर्पण का द्वारक क्या होता है। चलो अगला पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट हमारा क्या है, ये पूछा गया था हमसे आपको, मुख्य फोकस। क्या पूछा गया था, मुख्य फोकस। अगला पॉइंट क्या हमारा, मुख्य फोकस। कहां तक पूछे थे, ई नंबर था कि एफ नंबर था, अच्छा ई नंबर था, ई के बाद आएगा हमारा एफ। ई के बाद क्या आएगा, एफ आएगा। मुख्य फोकस, ठीक है भैया। मुख्य फोकस क्या होता है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें। ठीक है भैया, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें। ठीक है, तो जिस बिंदु से होकर के जाती हैं, वास्तव में जिस बिंदु पे जाकर के मिलती हैं, या मिलती हुई प्रतीत होती है, जाती हुई प्रतीत होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं भैया मुख्य फोकस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, मुख्य फोकस बोलते हैं। यानी कि गोली दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात, आप ऐसे बोलेंगे कि गोली दर्पण, चलो एक बार फिगर बनाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। चलो सिंपल सी बात है भैया, हम क्या बनाते हैं, दर्पण बनाते हैं, अवतल दर्पण बनाते हैं। इसमें दोनों दर्पण को हम बता के दिखाएंगे आपको, दोनों दर्पण को बना के दिखाएंगे। ठीक है भैया, ये क्या हमारा, ये P है, और ये क्या हमारा है, ये हमारा C है। बोलो जी, ये हमारा P है और ये हमारा क्या है स्टूडेंट्स, C है। तो हमने कहा कि आपको कि सर हमको बताना है, मुख्य फोकस बताना है। तो मुख्य फोकस का सिंपल सा मतलब होता है कि ये जो हमारा मुख्य अक्ष है, क्या है भैया, मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है भैया, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, लो ये मुख्य दिखाई दे रहा है आपको, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, क्या भैया, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, जस्ट वेट, हमने क्या बताया, हमने बोला स्टूडेंट्स कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, या आती हुई प्रतीत होती हैं, क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जिस बिंदु पर, यानी मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं भैया, मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उस बिंदु को, यानी कि मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे वो वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं भैया, मुख्य फोकस कहते हैं, अथवा क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। दोनों चीज कह सकते हैं, मुख्य फोकस अथवा फोकस कहते हैं। ठीक है, चलो सिंपल सी बात है, क्या मुख्य फोकस का मतलब क्या भैया, कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें। अभी हम लोग इसको लिखेंगे भाई, ठीक है, अभी समझ लो, ये हमारा मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के समांतर लिख देते हैं हम इसको, मुख्य अक्ष,
तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें भैया, ये दर्पण है हमारा, इससे परावर्तन के पश्चात, ठीक है, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, किसके, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो ये हमारा दर्पण कैसा है, अवतल है। और अवतल दर्पण कैसा होता है, अभिसारी होता है, यानी किरणों को क्या करेगा, झुका देगा, अवतल दर्पण। ठीक है भैया, तो ये क्या करेगा, किरणों को मुख्य अक्ष की तरफ मोड़ देगा, तो ये जहां से हमारा होकर के जाएगा। ठीक है भैया, देखो ठीक है स्टूडेंट्स, चलो समझ लेना। यानी इस पॉइंट से क्या आ रहा है यहाँ पे, यानी कि जिस बिंदु से हो करके, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से हो करके जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स, उसे हम क्या कहते हैं, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं या फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, मुख्य फोकस कहते हैं या फोकस कहते हैं। इसको हम किससे लिखते हैं, इसको हम एफ से लिखते हैं। किससे लिखते हैं भैया, एफ से लिखते हैं, कैपिटल एफ से लिखते हैं। फोकस को हम क्या किससे लिखते हैं भैया, एफ से लिखते हैं। बात समझ में आ रही है। मुख्य फोकस का मतलब ये भैया कि हमारा, अगर हम मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं भैया, उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं या फिर फोकस बोलते हैं। तो हमारा दर्पण कैसा है, अवतल है। और आप जानते हैं कि अवतल दर्पण में हमारा क्या होता है, अवतल दर्पण में जो हमारा प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक बनता है, क्योंकि यहाँ पे किरणें क्या होती है, वास्तव में मिलती हैं। क्या होती है स्टूडेंट्स, किरणें हमारा वास्तव में मिलती हैं। आप चाहें तो और भी किरणें आप भेज सकते हैं, जितनी भी किरणें आप भेजेंगे सब क्या होंगी भैया, मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी। जितनी भी किरणें आप भेज लें, मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी किरणें जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी किरणें जाएंगी, वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होंगी भैया, वो यफ से ही होकर के जाएंगे। कहां से होकर के जाएंगी, यफ से ही होकर के वो बाहर निकलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आई, वो यफ से ही होकर के बाहर जाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो, यानी आप अगर नीचे से भी भेजेंगे, यानी नीचे से भी इसके समांतर भेजेंगे, तो भी क्या होगा स्टूडेंट्स, ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से ही होकर के बाहर निकलेंगे। कहां से निकलेंगे, मुख्य फोकस एफ से होकर के ही बाहर निकलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि हमारा मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की जो किरणें होती हैं, वो मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर के वापस लौटती हैं, वो बिंदु जो होता है हमारा क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, या इसी को हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस या फिर ओनली हम फोकस कर सकते हैं। इसी पॉइंट को आप लोग लिख लीजिए, क्या बोलते हैं, फोकस। दोनों नाम लिख सकता है, अगर आपको फोकस लिखता है तो भी आपको मुख्य फोकस के बारे में जानना है, अगर मुख्य फोकस लिखता है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अब हम कैसे इसको लिखेंगे, लिखने के लिए हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से देखिए। आप इसको लिखने के लिए क्या लिखेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण चल रही है। देखो ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण चल रही है, ये मुख्य अक्ष हमारा, इसके समांतर प्रकाश की किरण चल रही है स्टूडेंट्स। अब यहां से क्या होगा, ये दर्पण है, अब इससे परावर्तित होगी, तो परावर्तित होकर क्या होगी, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर के जा रही है, यानी एफ से होकर के जा रही है, तो यही हमारा क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर
मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर देखो अवतल दर्पण है तो वास्तव में मिल रही हैं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में क्या होती हैं, मिलती हैं। अब अवतल दर्पण है तो वास्तव में मिलेंगी, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, वास्तव में मिलती हैं, वास्तव में मिलती हैं। अब चूंकि दर्पण हमारा कैसा है, अवतल दर्पण है, तो यहां पर वास्तव में मिलेंगी, लेकिन जब हमारा दर्पण क्या होगा, उत्तल होगा, तो वो क्या होगी, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। वास्तव में मिलती हैं, या अगर हमारा दर्पण क्या है, उत्तल है, तो मिलती हुई प्रतीत होती हैं। अभी उत्तल का भी बना के दिखाते हैं आपको। मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो उस बिंदु को मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को, ये देखने में आपको बड़ा लग रहा है, लिखने में आपको बड़ा लग रहा है, लेकिन आपने समझ लिया तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना करके लिख देंगे, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो उस बिंदु को, तो उस बिंदु को, किस बिंदु को, मुख्य अक्ष पे, जहां पर के वो क्या होगा, जहां पे वास्तव में काटा है, तो उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं, दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। बात समझ में आई स्टूडेंट्स? इसे हम यफ से लिखते हैं। किससे लिखते हैं भैया? इसको हम यफ से लिखते हैं, इसे यफ से लिखते हैं। इसे कैपिटल एफ से लिखते हैं। बोलो जी, बात समझ में आई? यस सर, बिल्कुल बात समझ में आ गई। मुख्य फोकस किसे कहते हैं भैया? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, अगर हमारा दर्पण कैसा है, अवतल है, तो वास्तव में मिलेंगे, अगर हमारा दर्पण उत्तल है तो वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती है, मतलब मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जिस बिंदु पे वो मिलती है उस बिंदु को हम बोलते हैं मुख्य फोकस अथवा फोकस बोलते हैं। बात समझ में आ गई? चलो, अब इसको हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अवतल दर्पण हो गया, हम उत्तल दर्पण का आपको बना के दिखा देते हैं। चलो जी, हम उत्तल दर्पण का बना के आपको दिखा देते हैं। ठीक है, चलो सिंपल सी बात है, हम सर जी उत्तल दर्पण का भी बना के आपको दिखा देते हैं। ये अवतल दर्पण के लिए मैंने बना दिया है, अब उत्तल दर्पण का बना के दिखा देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है भैया, अब अवतल दर्पण कैसे बनता है भैया? अवतल दर्पण क्या होता है हमारा सर जी, परावर्तन जो होता, परावर्तक जो होता है, परावर्तक पृष्ठ जो होता है हमारा उभरा हुआ तल होता है, यानी कि ये रहा सर, यानी कि इसके सर जी क्या होता है, अंदर वाले भाग पे हम कलई लगाते हैं। बोलो जी, अंदर वाले भाग पे कलई लगाते हैं, तो यहां पे हमारा स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट जो होगा हमारा क्या होगा, पी हो जाएगा। बोलो जी, यानी कि जो दर्पण होता है हमारा, दर्पण का जो केंद्र बिंदु होता है उसको हम किससे लिखते हैं, पी से लिखते हैं। ये दर्पण का हमारा क्या हो जाएगा, केंद्र बिंदु हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक है, चलो ये हमारा दर्पण का क्या हो गया, केंद्र बिंदु पी हो गया, यानी कि ध्रुव बोलते हैं जिसको हम। चलो जी, ये हमारा क्या हो गया, वक्रता केंद्र सी हो गया, वक्रता केंद्र क्या हो गया, सी हो गया भैया। अभी हमने क्या बताया, अभी हमने बताया कि जब प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, तो ये हमारा क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया भैया, इसको लिख देते हैं हम मुख्य अक्ष। यानी मुख्य अक्ष हो गया हमारा, ये पी है वो सी है, आप जान ही रहे हो। चलो अब प्रकाश की किरणों को हम क्या करते हैं, भेज देते हैं भैया। अब प्रकाश की किरणों को हम भेजेंगे तो क्या करेंगे, पहले समांतर भेजेंगे,
मुख्य अक्ष के समांतर हम प्रकाश की किरणों को भेज दे रहे हैं भैया। लो, हमने क्या किया, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणों को भेज दिया। अब मुख्य अक्ष के समांतर जब हम प्रकाश की किरणों को भेजते हैं तो ये हमारा दर्पण है, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होगा। अब चूंकि दर्पण हमारा कैसा है, दर्पण हमारा उत्तल है, तो उत्तल है तो उत्तल दर्पण की खासियत ये होती है कि प्रकाश किरणों को क्या करता है, फैला देता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, प्रकाश की किरणें क्या होंगी, परावर्तन के पश्चात ऐसे निकल जाएंगी। बोलो जी, परावर्तन के पश्चात ऐसे निकल जाएंगी। आप अगर पीछे देखोगे ना, तो ये पीछे क्या होंगी स्टूडेंट्स, मिलती हुई प्रतीत होती है। पीछे क्या होता है, मिलती हुई प्रतीत होती है। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स, पीछे एक बिंदु पे मिलती हुई है प्रतीत होती है। ठीक है, पीछे क्या होता है, पीछे एक जगह पे एक बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ये जो बिंदु कहलाता है हमारा, वही क्या कहलाता है, ये जहां पे आपको मिलती हुई प्रतीत हो रही है, यही हमारा क्या है, मुख्य फोकस है। क्या है स्टूडेंट्स, मुख्य फोकस है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, वास्तव में एक्चुअली में मिल नहीं रही होती हैं, ये मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, ये वास्तव में मिलती नहीं है स्टूडेंट्स, मिलती हुई प्रतीत होती है, इसलिए इसको आप डॉट डॉट दिखा सकते हो, आप डॉटेड कर सकते हो इसको। ठीक है, ये वास्तव में मिल नहीं रही, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। क्या होती है भैया, ये मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, ये वास्तव में मिल नहीं रही है भाऊ, ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, बात समझ में आ गया दोस्त। ये जिस बिंदु पे हमारा मिलती हुई प्रतीत हो रही है, उसे हम क्या बोलते हैं भैया, मुख्य फोकस कहते हैं। चलो जी, आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे प्रकाश की किरण जा रही थी, ये हमारी प्रकाश की किरण जा रही है भैया, सॉरी, ये प्रकाश की किरण जा रही है ऐसे, और दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ जा रही है भैया, ऐसे बाहर निकल जा रही है। बोलो जी, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो वहां पे क्या होता है, पीछे हमारा मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं भैया, ये हमारा कौन सा दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। इसलिए जो हमारा उत्तल दर्पण के द्वारा जो हमारा प्रतिबिंब बनता है, वो हमेशा कैसा बनता है, आभासी बनता है। कैसा बनता है दोस्त, आभासी बनता है। तो बात समझ में आ गई। चलो हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, हमने बताया आपको फोकस दूरी के बारे में, तो अभी आपने देखा कि ये सर हमारा कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, और ये हमारा कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में आपने क्या देखा कि अवतल दर्पण के लिए हमारा फोकस दूरी क्या होगा, फोकस जो होगा हमारा वो वास्तविक होगा, कैसा होगा, रियल होगा। और अवतल दर्पण के लिए हमारा फोकस कैसा होगा, आभासी होगा। कैसा होगा दोस्त, आभासी होगा। तो नोट करके यहाँ पे आप एक पॉइंट लिख लीजिएगा, नोट करके आप एक पॉइंट लिख लीजिए। चलो नोट लिख लो। आप एक बड़ा सा नोट लिख लीजिए भैया। नोट में आप क्या लिखेंगे, नोट में आप ये लिखेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा, यानी अवतल दर्पण का डायरेक्ट लिखो, अवतल दर्पण का फोकस अवतल दर्पण का भैया जो हमारा फोकस होता है अवतल दर्पण के लिए, जो फोकस होता है हमारा कैसा होता है, क्या होता है भैया, अवतल दर्पण के लिए फोकस हमारा वास्तविक होता है। अवतल दर्पण के लिए अवतल दर्पण के लिए फोकस वास्तविक होता है। फोकस कैसा होता है भैया, वास्तविक होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भैया, फोकस वास्तविक होता है। अवतल दर्पण के लिए फोकस हमारा कैसा होता है, वास्तविक होता है। और उत्तल दर्पण के लिए फोकस कैसा होता है, आभासी होता है। यही दो पॉइंट देखा आपने ना, कि उत्तल दर्पण के लिए फोकस आभासी होता है, आभासीय होता है। कैसा होता है दोस्त, आभासीय होता
है। बोलो जी, ये बात समझ में आया कि यानी उत्तल दर्पण के लिए फोकस हमारा आभासी होता है क्योंकि वो एफ पर आती हुई प्रतीत होती है, और जबकि हमारा अवतल दर्पण है तो उसके लिए फोकस हमारा वास्तविक है, तो मतलब मिलती है, डायरेक्ट वास्तव में मिलती है। और आभासी में क्या होता है, आती हुई प्रतीत होती है। देखो यहाँ पे वास्तव में मिल रही है, वास्तव में आके मिल रही है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा वास्तविक है, और यहाँ पे हमारा मिलती हुई प्रतीत हो रही है। देखो ऐसे इधर जा रहा है ना, तो यहाँ पीछे हमारा मिलती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, इससे हमारा क्या हो गया, आभासी हो गया। ठीक है, चलो अगले तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा आएगा फोकस दूरी, क्या आएगा, एफ हो गया हमारा, और एफ के बाद आएगा जी, सॉरी एफ के बाद क्या आ जाएगा, जी। अब जी हमारा क्या होगा, फोकस दूरी के बारे में। फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या है भैया, अब जब आप सब कुछ जान गए तो फोकस दूरी सिंपल सा मतलब है कि ध्रुव से लेकर के एफ के बीच की दूरी जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। इसको अंग्रेजी में लिखता है फोकल लेंथ। क्या लिखता है अंग्रेजी में, अंग्रेजी में लिखता है फोकल लेंथ। बात समझ में आ रही, तो फोकस दूरी को फोकल लेंथ भी बोलता है, तो उससे घबराने की बात नहीं है। ठीक है, तो गोली दर्पण के ध्रुव पी से तथा मुख्य फोकस के बीच, यानी मुख्य फोकस जो आपने एफ निकाला, उनके बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, दर्पण की फोकस दूरी बोलते हैं। बात समझ में आ गया। चलो प्रतिबिंब बना लेते हैं, फिगर बना देते हैं। फिगर आप ऐसे बार बार बनाओगे स्टूडेंट्स तो क्या होगा, आपको इतना रट जाएगा फिगर कि आपको उत्तल दर्पण अवतल दर्पण बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं होगा। आपको कोई नींद में उठा के पूछेगा कि भैया चलिए फिगर बना दे, तो बता दोगे आप तुरंत, अवतल दर्पण। ठीक है, चलो अब क्या बोला हमने, हमने बोला फोकस दूरी के बारे में। आपको आप बिना कुछ सोचे समझे, भैया ये हमारा क्या होगा, पी होगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा, सी होगा, बीच में हमारा क्या होगा, एफ होगा। बोलो जी होगा कि नहीं होगा, होगा ना भैया। तो यही जो हमारा पी है और ये जो हमारा एफ है, इनके बीच की जो दूरी होती है यही हमारा फोकल लेंथ होता है। क्या होता है, ये हमारा फोकल लेंथ होता है, यानी कि पी और एफ के बीच की दूरी जो होती है हमारी फोकल लेंथ कहलाती है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको स्मॉल एफ से लिखते हैं यहाँ पे। बोलो जी, बात समझ में आई स्टूडेंट्स, बिल्कुल आ गई। अब इसी बात को अगर हम लिख लेते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। चलो कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे भैया, कैसे हम लिखेंगे, गोलीय दर्पण के, ठीक है, गोलीय दर्पण के ध्रुव P, गोलीय दर्पण के ध्रुव P से तथा मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष पे जो हमारा बिंदु है फोकस, मुख्य फोकस, यानी मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, दूरी को हम बोलते हैं फोकस दूरी, यानी कि फोकल लेंथ बोलते हैं। तो आप इसी चीज को लिख लीजिए। क्या लिखेंगे भैया कि गोलीय दर्पण के ध्रुव P, गोलीय दर्पण के ध्रुव, अब गोलीय दर्पण का ध्रुव क्या होगा, गोलीय दर्पण का ध्रुव भैया क्या होगा, P होगा, तथा मुख्य फोकस, तथा मुख्य फोकस, और मुख्य फोकस क्या होगा, F होगा। मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, के बीच की दूरी को की दूरी को क्या कहते हैं भैया, फोकल लेंथ बोलते हैं, यानी फोकस दूरी बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। बोलो जी, थोड़ा सा बकायदे लिखना पड़ेगा ना भैया, तभी ना हमको नंबर मिलेगा। ये क्या हो गया हमारा, यहां से लेकर के यहां तक के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। इसे स्मॉल एफ से दिखाते हैं, क्या भैया, इसे स्मॉल एफ से लिखते हैं। इसको हम किससे लिखते हैं, इसको हम स्मॉल एफ से लिखते हैं। बात समझ में आ गई। ये तो रहा सर जी हमारा अवतल दर्पण के लिए। अगर हम उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो सर जी उत्तल दर्पण के लिए भी बना दीजिए। ठीक है, चलो उत्तल दर्पण के लिए भी हम लोग फोकस दूरी बना देते हैं। चलो अब सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, अब सिंपल सी बात है यहाँ पे कि हमने सर फोकस दूरी की बात कर लिया। ठीक है, अब आपने देखा कि सर जब हमारा दर्पण कैसा था, अवतल था, तो अवतल दर्पण में हमारा क्या हो रहा था स्टूडेंट्स, अवतल दर्पण में हमारा फोकस कहाँ बन रहा है, देखो यहाँ पे फोकस हमारा इधर बन रहा है, यानी कि दर्पण के सामने बन रहा है। लेकिन अभी हमने यहाँ पे पीछे पॉइंट लिखा है ना, आपको पीछे हमने आपको पॉइंट लिखाया था,
अच्छा वास्तविक वाला दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं भैया। अब यहाँ पे हमारा अवतल दर्पण के द्वारा क्या है, फोकस फोकस दूरी जो हो रहा है हमारा, फोकस दूरी हो रहा है क्या हो रहा है, दर्पण के सामने है, ठीक है। लेकिन वहां पे क्या होगा, उत्तल दर्पण में क्या होगा, दर्पण के पीछे होगा। क्या होगा भैया, दर्पण के पीछे होगा। ठीक है, बात समझ में आई। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे फोकस तल के बारे में। क्या पढ़ेंगे, फोकस तल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो फोकस तल। अब ये फोकस तल क्या होता है, जी तक पहुंचे थे, अब हमारा होगा एच नंबर। क्या होगा भैया, फोकस तल। अभी हम बताएंगे आपको कि फोकस दूरी किसकी पॉजिटिव होती है, किसकी निगेटिव होती है। ये हम जब आपको चिन्ह प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे तो वहां पे हम आपको बताएंगे। ठीक है, फिर एक बार रिवीजन जब क्लास का करेंगे तो वहां पे फटाफट फटाफट आधा घंटा के अंदर पूरी क्लास को रिवाइज कर देंगे। फोकस क्या बोले भैया, हम लोग पढ़ेंगे फोकस तल। क्या पढ़ेंगे, फोकस तल। बड़ा पूछता है ये, फोकस तल क्या होता है। ठीक है भैया, यानी कि फोकल प्लेन पूछता है, फोकल प्लेन। ठीक है, यानी वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है। कैसे गुजरता है, मुख्य फोकस तथा, यानी कि वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है और कैसे गुजरता है, मुख्य अक्ष के लंबवत गुजरता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस तल बोलते हैं। यानी कि वह तल, जैसे मान लो ये हमारा क्या होगा, दर्पण हो गया। क्या है भैया, अवतल दर्पण। ठीक है दोस्त, अवतल दर्पण हमारा। बाकी आप सब जानते हैं, यहाँ पे पी होता है, यहाँ पे हमारा एफ होता है, और यहाँ पे हमारा क्या होता है, सी होता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको इधर बना दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने क्या कहा कि फोकस तल क्या होता है सर जी, तो फोकस तल क्या होता है, वह तल जो मुख्य फोकस से होकर के गुजरता है। कहाँ से गुजरता है, मुख्य फोकस से होकर गुजरता है। तो सर जी ऐसे गुजार देंगे, ऐसे गुजार देंगे तो नहीं हो जाएगा, नहीं। मुख्य फोकस से होकर गुजरता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है। कैसा होता है, मुख्य अक्ष के लंबवत, यानी वह तल जो मुख्य फोकस से होकर गुजरता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है। कैसा होता है, मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, उसको हम बोलते हैं फोकस तल। क्या बोलते हैं उसको भैया, हम उसको बोलते हैं फोकस तल। यानी कि मुख्य अक्ष के समान, ये मुख्य अक्ष हमारा इसके लंबवत गुजरता है, तो लंबवत गुजार देते हैं भाई, लंबवत गुजार देते हैं। क्या दिक्कत है, क्या ही दिक्कत है, लंबवत गुजार देते हैं। चलो जी, सीधा है भैया, लंबवत है ना। चलो जी, हमने क्या किया, लंबवत गुजार दिया। तो ये हमारा जो हो जाएगा भैया, इसको हम क्या बोलेंगे। अब चूंकि हमने फोकस तल है ना, तो हम इसको क्या लिख दें, फोकस तल को हम क्या लिख दें, चलो कोई दिक्कत नहीं है, पी पी डैश लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि क्या फोकस प्लेन है ना हमारा, तो पी पी डैश से हम लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, अब लाइन क्या हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, देखो अब हम लाइन कैसे लिखेंगे, ज़्यादा नहीं, एक दो लाइन लिख देंगे। हम क्या लिख देंगे कि वह तल जो मुख्य फोकस से होकर के गुजरता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है। देखो मुख्य अक्ष है ना हमारा, ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष, यानी कि वह तल जो हमारा मुख्य फोकस से होकर गुजरता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, वह क्या होता है, दर्पण का फोकल फोकल प्लेन कहलाता है। यानी वह तल जो मुख्य फोकस से होकर गुजरता है, जो मुख्य फोकस से होकर गुजरता है वह तल जो मुख्य फोकस से होकर गुजरता है, यानी कि वह तल जो मुख्य फोकस से होकर गुजरता है तथा मुख्य फोकस से होकर गुजरता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है। मुख्य अक्ष के लंबवत होता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, क्या कहलाता है भैया, फोकस तल कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, फोकस तल कहलाता है।
फोकस तल कहलाता है। बात समझ में आ गई दोस्त? बात समझ में आ गया हमारा? ये हमारा क्या है दर्पण भैया? अवतल दर्पण है। अब ये हमारा जो मुख्य फोकस से होकर के गुजरता है और मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, तो वो जो तल होता है उसी तल को हम क्या कहते हैं भैया? फोकस तल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? फोकस तल कहते हैं। बात समझ में आ गई? चलो चलो अभी हमने बात किया कि जो फोकस होता है हमारा अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए हमारा फोकस कहाँ होता है? दर्पण के सामने होता है, ठीक है। और जबकि उत्तल दर्पण में क्या होता है कि दर्पण के हमारा पीछे होता है। कहाँ होता है? दर्पण के पीछे होता है। बात समझ में आ गई? चलो यहाँ पे आपने जो पॉइंट लिखा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हाँ, यहाँ पे आपने जो नोट करके पॉइंट लिखा है कि अवतल दर्पण के लिए फोकस वास्तविक होता है, आप यहीं पे लिख लीजिएगा। अवतल दर्पण के लिए फोकस वास्तविक होता है, वास्तविक होता है तथा दर्पण के सामने होता है, तथा दर्पण के सामने तथा दर्पण के सामने होता है। बोलो जी, होता है कि नहीं होता है? और यहाँ पे क्या होता है? आभासी होता है तथा दर्पण के पीछे होता है। तथा दर्पण के पीछे होता है। वो माइनस होता है, प्लस होता है, वो हम आपको क्या कब बताएंगे? जब हम आपको बताएंगे चिन्ह प्रपाटी। ठीक है, चलो दोस्त अब हम आगे बढ़ते हैं। बेहद ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, बेहद ही इंपॉर्टेंट रिलेशन, यहां से आपको सवाल पूछा जाता है। ये रिलेशन बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में संबंध, यानी कि गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या r, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैपिटल R तथा फोकस दूरी स्मॉल r में, फोकस दूरी स्मॉल r नहीं भैया, फोकस दूरी क्या होगा? फोकस दूरी f, संबंध बेहद ही इंपॉर्टेंट, अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है भैया, चलो यानी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैपिटल R तथा फोकस दूरी में संबंध, इस संबंध क्या होता है भैया? ये आपसे पूछता है। ठीक है, तो जब दर्पण का द्वारक हमारा क्या होता है भैया? दर्पण का द्वारक, द्वारक मतलब जो हमारा परावर्तक पृष्ठ था उसका व्यास, ठीक है, अगर वक्रता त्रिज्या से छोटा होता है तो हमारा रिलेशन क्या होता है भैया? तो हमारा जो वक्रता त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या जो r होता है भैया, वो क्या होता है हमारा? फोकस दूरी का दोगुना होता है। क्या होता है? फोकस दूरी का दोगुना होता है। ठीक है, बात समझ में आई दोस्त? फोकस दूरी का दोगुना होता है, या हम इसको लिख सकते हैं कि यह बराबर क्या होता है? r/2 होता है। ये दोनों रिलेशन भैया बेहद ही इंपॉर्टेंट है, रिलेशन एक ही है, बस हमने डाइवर्ट किया हुआ है। ठीक है, ये रिलेशन क्या होता है दोस्त? एक ही है, बट हमने क्या किया है? एक बार हमने r का मान लिखा 2f के बराबर और f लिखा हमने r/2। बात समझ में आ रही है? ठीक है स्टूडेंट्स, कल हम आपको यहीं से इसका न्यूमेरिकल कराएंगे, यहीं से फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए हमारा असाइनमेंट जो था आपका, असाइनमेंट के रूप में आपका ये रहेगा स्टूडेंट्स कि निम्नलिखित को डिफाइन करिए। ये हमारा 2022 और 2024 में पूछा गया क्वेश्चन था। निम्नलिखित को डिफाइन करिए, यानी निम्नलिखित को परिभाषित करिए। ऐसे आपका 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। निम्नलिखित को परिभाषित करिए। ठीक है, पहला क्या हमारा जो आपको क्वेश्चन पूछा था, हूबहू क्वेश्चन पूछा था, हम वही लिख रहे हैं। फोकस तल, अभी जो हमने आपको बताया, और दूसरा क्या हमारा? फोकस दूरी। ये 2 क्वेश्चन पूछा हुआ था।
इन दोनों को क्या करना है, आपको डिफाइन करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप सभी लोग इसको ज़रूर बताइएगा। चलिए, क्लास कैसा रहा, आपको क्या चीज़ें समझ में नहीं आई, क्या चीज़ें आपको नहीं समझ में आई हैं, आप वो सारी चीज़ें कमेंट में मुझे बताइएगा। कल हमारा टॉपिक जो होगा इंपॉर्टेंट रिलेशन होगा आर और एफ में। ठीक है स्टूडेंट्स, वहाँ पे हम आपको कल न्यूमेरिकल बताएंगे, जो भी आपके न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट वाले जो पूछे गए थे एग्जाम में। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।